आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैलेंस डाइट के बारे में है। और डाइट, बैलेंस डाइट, इस तरह के कंसेप्ट्स जो हैं ये हमने स्टार्ट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे। डाइट को बैलेंस करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ वेज जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। मकसद इनका क्या है कि आम कंज्यूमर या कस्टमर को फैसिलिटेट करना ताकि वो शॉर्ट टाइम में क्विक डिसीजन ले सके और अपनी डाइट को बैलेंस कर सके। तो स्पेशली जो लोग न्यूट्रिशन या फूड साइंस से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए कंपैरेटिवली ये एक बड़ी लंबी टास्क होती है जब आप उनको कहें ना कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करके रखें। और बैलेंस डाइट वो होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स इस सेंस में प्रोवाइड करती है जिस सेंस में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस टॉपिक को आज लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं डाइट की डेफिनेशन से। तो डाइट क्या बेसिकली हर वो चीज़ जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, उसको हम डाइट कहते हैं। और ये लिक्विड फूड भी हो सकती है और ये सॉलिड फूड भी हो सकती है। डाइट बेसिकली कह लें कि मिक्स फॉर्म ऑफ फूड्स है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा फूड्स चाहे वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं वो मुश्तमिल होती हैं। और मिक्सचर ऑफ फूड हो सकती है या सिंपल फूड हो सकती है, और जिनको हम एवरी डे यूज करते हैं, रोज जिनको हम खाते हैं। ठीक है, डाइट जो है ना ये महीने के लिए नहीं होती, डाइट डेली बेसिस पे होती है। और न्यूट्रिएंट्स जो डाइट प्रोवाइड करती है, इनका मकसद क्या होता है कि वी वांट टू अचीव द ऑप्टिमल ग्रोथ। लेकिन अगर हम डाइट जो है वो एक ही किस्म की डाइट जो है वो ज्यादा अरसे तक खाते रहेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर उसके नुकसान पैदा हो जाएंगे, इल हेल्थ होने के चांसेस हैं। और वजह क्या है कि अगर तो उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट हैं तो वो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी काज करेगी। और अगर उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में पाए जाते हैं तो वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाके भी ओवर न्यूट्रिशन काज करेगी। तो बैलेंस डाइट इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ अ गुड हेल्थ। जी, तो अब बैलेंस डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट इज डाइट विच कंटेन एम्पल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शन और इन क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो डाइट वर्सेस बैलेंस डाइट में सिर्फ यही कंपैरिजन है कि डाइट जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है लेकिन उसमें बॉडी की प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसलिए अगर हम सिंपल डाइट पे फोकस करते हैं तो इट कैन रिजल्ट इन ओवर न्यूट्रिशन एज वेल एज अंडर न्यूट्रिशन। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट पे अमल करते हैं तो इससे जो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हैं, चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन की फॉर्म में या अंडर न्यूट्रिशन की फॉर्म में, उससे बचा जा सकता है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि बड़ा सेफ एस्पेक्ट है कि अगर हम मिक्स टाइप की डाइट्स लेते हैं और वैरायटी ऑफ फूड्स पे फोकस करते हैं। और तीसरी चीज क्या है? मॉडरेशन में यूज करते हैं। किसी भी चीज को एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। किसी भी चीज को, एक सिंगल फूड को जो है ना वो लाइक नहीं करना चाहिए और बाकी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी डाइट में वैरायटी भी है और उसके अंदर मॉडरेशन भी है तो फिर हेल्दी रहने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। बेसिकली डाइट का मकसद क्या है कि हम बॉडी की डिजायरेबल कंपोजिशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। अब डिजायरेबल कंपोजिशन क्या है? बॉडी में वाटर भी पाया जाता है, हो सकता है 60-65% वाटर हो। सेकंड मेजर कंपोनेंट की बात करें तो वो मसल्स आ जाते हैं, प्रोटीन है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। तो हो सकता है कि ये 17 to 80% जो है, 18% बॉडी की कंपोजिशन में प्रोटीन का रोल हो। ठीक है, और फैट का भी एक खास लेवल है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम डाइट लेते हैं तो अगर वो बॉडी की कंपोजिशन में जाके कोई वाज़िया फर्क नहीं डालती तो ये हेल्दी गोल है। और अगर फैट जो है वो 10 to 15% और उसकी निस्बत जो है ना एडिपोज टिश्यूज जो है वो बढ़ के हो जाते हैं 30%, 35%, इट मीन्स के फिर बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो एक फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई ना। लेकिन अंदर ऑर्गन्स की बात करें तो उनके ऊपर भी नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो पड़ रही होगी। इसी तरह डाइट में से हमें ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जिनकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो सके। मीन्स कि हमें एटीपीज मिलने चाहिए ताकि हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी और अपनी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए भी। और इसके अलावा हमें
डाइट में से ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर रहे, हमारी हेल्थ और स्पेशली मेंटल हेल्थ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग साइड पे रहे। Balanced diet consists of 2 or more portions from protein and 3 or more portions from fruits and vegetable each day. अभी बाकी ग्रुप्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेयर होना चाहिए डेली, वेजिटेबल्स का शेयर होना चाहिए डेली, प्रोटीन सोर्सेज का डेली इंक्लूजन होना चाहिए। किसी हद तक अब हेल्दी फैट का जिक्र किया जाता है, वो डाइट का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। और हमारी डाइट की जो बेस है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। तो डाइट को कम से कम 50-55% जो है ना डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का शेयर होना चाहिए और बाकी 20-25% फैट और 20-25% प्रोटीन। तो इस सेंस में जब हम बैलेंस रखेंगे तो अल्टीमेटली वी विल अचीव द हेल्दी वेट। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि अगर हमने प्रोटीन भी खानी है तो प्रोटीन में भी थोड़ा सा हमने क्वालिटी पे भी फोकस करना है और ऐसा जो प्रोटीन का सोर्स है जिसमें विजिबल फैट नजर आती है उसको ट्रिम कर दें। लीन मीट जो है ना वो मना नहीं किया गया। लीन मीट कौन सा होता है? जिसमें आपको वाजे तौर पे फैट नजर नहीं आ रही होती। हाँ, सेल्स का लाजमी फंक्शन है, स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है फैट जो है, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो लीन मीट का मतलब है कि हमने ऐसा गोश्त खाना है जिसमें बज़ाहिर चर्बी नजर ना आ रही हो। और फिश और पोल्ट्री की बात करें तो ये वाइट मीट की सेंस में आती हैं, इनके अंदर ऑलरेडी फैट का कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। इसी तरह पल्सेस, लेग्यूम्स, ये बड़े अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ठीक है, फैट के सिलसिले में ये है कि हमें हेल्दी ऑयल्स की तरफ जाना चाहिए, मॉडरेशन में यूज करने चाहिए, टोटल फैट का इंटेक कम होना चाहिए, फिर सैचुरेटेड फैट का शेयर इन टोटल कैलोरीज वो कंट्रोल में होना चाहिए, और फैट के साथ जो नेगेटिव चीजें एसोसिएटेड हैं जैसे ट्रांस फैट है, इस तरह की चीजें डाइट के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। सेडेंटरी पीपल स्पेशली which do not have any sort of activity, they should avoid यूज ऑफ विजिबल फैट। अब विजिबल फैट इस सेंस में भी होती है जैसे हम घी या वनस्पति घी या ऑयल ये फूड स्टफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। और इसी तरह क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये इतना अच्छा नहीं समझी जाती, और इसकी रीजन क्या है कि ये HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती हैं और LDL को प्रमोट करती हैं। और कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ जो है वो एक खास लेवल तक 300 ग्राम 350 मिलीग्राम 350 मिलीग्राम से ज्यादा डेली डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो 1500 के करीब खुद प्रोड्यूस कर रही है। अगर डाइट से ना भी आए तो ये काम चल सकता है, लेकिन अब बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं कि जिनमें से कोलेस्ट्रॉल को अब डिस्टिंक्शन करना कि किस सोर्स से आ रहा है वो मुश्किल होता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड फार्मूलेशंस हैं जिनमें से कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप प्योर ऑयल लेते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम वेजिटेबल और घी और इसी तरह जो हमारे पास देसी घी का ऑप्शन है या बटर का ऑप्शन है या मलाई का ऑप्शन है, क्रीम जिसको कहते हैं, तो उनकी जगह पे हम एनिमल सोर्स को छोड़ के प्लांट सोर्स पे अगर स्विच कर दें, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो कैनोला है, चाहे उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल की बात कर लें, दीज ऑल सोर्सेज आर फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अब अगर आप केक खाते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उनके अंदर अंडा डाला जाता है भाई, एग उनका लाजमी कंपोनेंट है। और एग जो है ये सोर्स इसकी एग यॉक की बात की जाए तो वो सबसे रिच सोर्स है दुनिया में कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। सीरियल्स को भी क्वालिटी सीरियल्स पे फोकस करना चाहिए, और एक तो ये है कि एक से ज्यादा सीरियल्स खाने चाहिए, सिर्फ गंदम या चावल का साइकिल जो है इसको नहीं चलाना चाहिए। आजकल कंपोजिट फ्लावर टेक्नोलॉजी, फूड मल्टी मिक्सेस, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं कि जिसमें हम एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, और ब्रैन को आप रिमूव ना करें, होल ग्रेन्स वाला कंसेप्ट जो है उसको लेके आए। ठीक है, ब्रैन पोर्शन जो है वो ग्रेन के साथ, यानी व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस, और व्हाइट फ्लावर की बजाय ब्रैन वाला फ्लावर जो है होल व्हीट फ्लावर, इसको अगर आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा हेल्दी जो है वो इंडिकेटर होगा।
अब हम बात करते हैं कि दुनिया में कैसे लोग जो हैं वो कैसी कैसी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, कैसे कैसे ऐसे रास्ते अवेलेबल हैं जिनको फॉलो करके हम एक से ज्यादा फूड सोर्सेज को खाने के काबिल हो जाएं, बैलेंस करने में कामयाब हो जाएं। तो ये बड़ा पुराना कंसेप्ट है, 1894 की बात है, जब यूएसडीए ने फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूट्रिशन गाइडलाइन सेट की थी और लोगों को बताया था कि ये चीजें खाएं और कितनी खाएं और ये कौन सी चीजें हैं जिनको नहीं यूज करना चाहिए। फिर इसमें 1943 में दोबारा रिवीजन की गई और उन फूड गाइडलाइंस को बेसिकली 7 कैटेगरीज के अंदर स्प्लिट कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, बेसिक 7। तो बेसिक 4 का कंसेप्ट आप पहले समझते हैं कि जिसमें फूड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिक 7 नाम से इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें वेजिटेबल्स के रिलेटेड कैटेगरी है, इसमें फिर फ्रूट के रिलेटेड और कुछ कैटेगरीज आप ये देखें ना नेक्स्ट वन में फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स फार्म में भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, सीरियल्स और बटर एंड फोर्टिफाइड मार्जरीन, आर्टिफिशियल बटर जिसको कहते हैं, या एडिबल ऑयल से जो बटर बनाया जाता है। तो ये 7 कैटेगरीज हैं और इनकी अगर हम पिक्टोरल प्रेजेंटेशन देखना चाहें एक पिक्चर की फॉर्म में, तो वो इस नाम से अवेलेबल थी। फॉर हेल्दी हेल्थ, ईट सम फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एवरी डे। तो सजेशन क्या है कि हेल्दी रहने के लिए हर ग्रुप में से, और कौन से ग्रुप हैं ये देखें, 7 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कहता है कि हर ग्रुप में से रोज कुछ ना कुछ खाएं, क्योंकि यूएसडीए डिपार्टमेंट का मोटो क्या था, थीम क्या था कि यूएसए के लोग जो हैं दे शुड बी स्ट्रॉन्ग वंस। ठीक है, और अगर उनको हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हों, हेल्दी हों, तो दे शुड ईट द बेसिक 7 एवरी डे। इन एडिशन टू द बेसिक 7, ईट एनी अदर फूड यू वांट। यानी इसके अलावा भी अगर आप मुनासिब समझें तो आप बाकी चीज़ों को भी स्वैप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 7 ग्रुप्स को जो है ना वो डेली टच करना जो है वो डाइट को बैलेंस करने के लिए अप्रोच के तौर पे यूज किया गया 1960s तक जो है। 56 में भाई यूएसडीए ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो 7 ग्रुप्स है ना ये बेसिकली 4 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इनमें जो ओवरलैपिंग है उन चीजों को रिमूव करके उन्होंने इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं, जिसमें मीट ग्रुप आ जाता है, इसके अलावा इसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, ग्रेन्स के साथ साथ इसमें डेयरी ग्रुप है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं भाई। अगर हम डेयरी ग्रुप की बात करें तो इसमें दूध या दूध से बनी हुई सारी चीजें शामिल हैं और ये बेसिकली प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है और इसके अलावा मिनरल्स में से स्पेशली कैल्शियम जो है ना वो इनके अंदर रिच अमाउंट में पाई जाती है। इसके अलावा हमें कुछ वाइटामिन भी मिलते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल इन नेचर है, प्लस जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं ए, डी, ई एंड के। और एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो काउज मिल्क जो है वो बड़ा अच्छा सोर्स है कैरोटीनाइड्स का। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो है उसमें से हमें मिलती है जो कि विटामिन ए के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। मीट जो है इसमें एनिमल सोर्स से अगर देखें तो ऑल टाइप ऑफ मीट्स इंक्लूडिंग फिश, पोल्ट्री, एग्स और पल्सेस वाला पोर्शन जो है ना वो भी यहाँ पे फॉल करता था। सब्सिक्वेंटली अगर हम बाद में देखें तो इनको मीट ग्रुप, ये जो लिटरेचर है उसमें प्रोटीन ग्रुप के नाम से भी क्लासिफाई किया गया। और प्रोटीन ग्रुप से मुराद क्या है कि उसमें एनिमल सोर्सेज वाले भी आ जाती है प्रोटीन और प्लांट सोर्सेज वाली प्रोटीन भी शामिल है। रिच होते हैं भाई, मीट ग्रुप जो है ये प्रोटीन में रिच है, कुछ मिनरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कुछ विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो हमें मिलता ही मीट सोर्स है। ग्रेन ग्रुप के अंदर ऑल टाइप ऑफ सीरियल ग्रेन्स या उनसे बनी हुई प्रोडक्ट शामिल है और इसके अलावा ट्यूबर्स भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ग्रेन ग्रुप जो है वो फेमस किस लिए है कि ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा इसमें हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। फाइबर जो है उसके आजकल देखा जाए तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो लिटरेचर में रिपोर्टेड हैं। इसका मतलब है
कि ग्रेन्स और होल ग्रेन्स खाने से, ब्रैन वाले ग्रेन्स खाने से हमारा डाइटरी फाइबर का कंटेंट जो बॉडी में वो भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो है बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, स्पेशली बी ग्रुप के जो विटामिन्स हैं, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, ये आपको ब्रेन में से मिलेंगे। Fruits and vegetable is the fourth one group, and it includes all type of fruits and vegetables which are a good source of water as well as energy. And in some fruits and vegetables, especially the dried variant of fruits, they are also rich in protein. अब देखेंगे जो बात शुरू हुई थी बेसिक 7 से, वो 1961 में 1957 में 54 में बेसिक 4 में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद 1961 में कंसेप्ट ऑफ सर्विंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ग्रुप्स वही है इसके अंदर भी ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो डेली खानी चाहिए उसके बारे में रिकमेंडेशंस आ गई। और ये फूड गाइड पायरामिड का जो अर्ली वर्जन है ना भाई, इसमें आपको पायरामिड तो नजर नहीं आ रही, इसलिए हम इसको गाइडलाइंस बोलेंगे। इसका नाम क्या था? अ गाइड टू अ गुड ईटिंग यूज डेली। बाज लिटरेचर में हमें फैमिली फूड गाइड का कंसेप्ट भी मिलता है, सम चॉइसेस फॉर थ्रिफ्टी फैमिलीज, और इसमें वही 4 ग्रुप्स हैं लेकिन 7 इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 3 से 4 ग्लास डेली दूध पीना चाहिए, अगर टीन एजर्स हैं तो वो 4 या उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, और अडल्ट वंस को 2 या 2 से ज्यादा ग्लासेस जो है वो दूध पीना चाहिए। मीट ग्रुप के बारे में भी 2 सर्विंग्स जो है एटलीस्ट, वेजिटेबल्स की 4 सर्विंग या इनसे ज्यादा, और सीरियल्स की भी 4 और 4 से ज्यादा सर्विंग्स जो है वो सजेस्टेड है। इस गाइड को फाउंडेशन फॉर अ गुड लाइफ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ और हेल्थ जब ऑप्टिमम साइड पे रहे, देन वी शुड use our food should consist of items from all these 4 groups. Subsequently इस 4 ग्रुप्स का जो कंसेप्ट था या गाइड्स थी, इनके अंदर एक और ग्रुप का एडिशन किया गया, और वो है फैट एंड शुगर ग्रुप। ये 1960s की बात है। उस वक्त हो सकता है ये, आज हम कहते हैं कि शुगर जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली एडेड शुगर जो है ये ओबेसिटी की बहुत बड़ी वजह है, और डाटा भी हमें ये बताता है कि ओवरवेट और ओबेसिटी का प्रॉब्लम जो है वो 1960s के बाद जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। इट मीन्स कि उस वक्त जो है कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आए होंगे जिनकी वजह से फूड गाइड के अंदर या फूड गाइडलाइंस के अंदर शुगर और फैट को भी शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं 1992 की। तो 1992 में यूएसडीए, वही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इसने फूड गाइड पिरामिड का कंसेप्ट दिया। फूड गाइड पिरामिड जो है वो एक पिक्टोरल डिपिक्शन है बेसिकली, ठीक है, जिसमें जो बेस में फूड्स हैं वो रखी गई हैं कि जिनको ज्यादा यूज करना चाहिए, जिनकी ज्यादा सर्विंग्स जो है वो सजेस्टेड हैं, और उसके एपिक्स में कह लें कि चीजें जो है वो नैरो डाउन होती जाती है, स्पेशली जिनके साथ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा एसोसिएटेड हैं, उनकी यूटिलाइजेशन